Assalamualaikum viewers and welcome to another episode of the Continence Care Desk. ये एपिसोड बेसिकली क्लिनिकल हार्ट होगा हमारे इस प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स और स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लीडर पेशेंट के अंदर किस तरह डेवलप होता है और डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। इसी के रिगार्ड में हम आज बात करेंगे कि ऐसी मेडिकल ऑप्शंस या मेडिसिन रिलेटेड ऑप्शंस क्या हैं जो पेशेंट्स के अंदर प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो और उनके ओवर एक्टिव ब्लीडर के रिलेटेड सिम्टम्स भी बेहतर तौर पे रिजॉल्व हो सकें। सेकेंडली हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मसूद अफजल ने, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इन यूरोलॉजी MIKD एंड वुमेन के एक्सपेक्ट को कवर करने के लिए हमारे साथ आज ज्वाइन किया है डॉक्टर रिदा इकबाल ने, जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट सर्व कर रही हैं इन मुल्तान। ओके सर, हमारा ये जो एपिसोड है इसमें स्पेसिफिकली हम इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि फार्माकोथेरेपी ऑप्शंस ऐसी कौन सी हैं जो ओवर एक्टिव ब्लीडर में हम अपने पेशेंट्स को इजीली यूज़ करवा सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर करें और उनके सिम्टम्स को भी इम्प्रूव करें। सर आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि BPH या लट्स जिसे कहते हैं, आप ज़रा बेहतर से डिफाइन कर सकते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया है या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स की जो एक ओवरऑल डिजीज प्रोफाइल है, मेन के अंदर वो किस तरह अफेक्ट करती है, उनमें ओवर एक्टिव ब्लीडर कैसे इसका पार्ट बन जाते हैं, और जैसे कि BPH की ट्रीटमेंट अल्फा ब्लॉकर से शुरू होती है, सो एट व्हाट मोमेंट हमें ओवर एक्टिव ब्लीडर की मेडिकेशन भी BPH या लट्स के पेशेंट में ऐड करनी पड़ती है? जी थैंक यू। इसमें यह है कि जो BPH बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट अ डिजीज़। विद द एज, इंक्रीजिंग एज, हर मेल में प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। विद अब ये है कि समटाइम्स कुछ पेशेंट्स के अंदर या कुछ लोग मेल्स के अंदर सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं, अराउंड 50, कुछ में 60, और समटाइम्स ये भी होता है कि पेशेंट 70 to 80 ईयर्स के अंदर भी सिम्टम फ्री रहता है। तो लेकिन मोस्टली जो है ये अबव 60 जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिटेटिव सिम्टम्स मिक्स्ड होते हैं। तो इसमें जो स्टार्ट है हमारे पास, यानी कि जो भी हम जब डायग्नोस कर लेते हैं कि इसको तमाम चीज़ें बाकी हम निकाल कर UTI है ये चीज़ें जब रूल आउट करके जी हमने इसे BPH लेबल कर दिया, स्टार्ट हमारे पास फिर अल्फा ब्लॉकर्स जो है हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अब जो पेशेंट्स जो BPH के साथ लॉन्ग टर्म, बेसिकली ये लोग पेशेंट्स होते हैं जब सिम्टम कभी आए गए, तो डेफिनेटली वो ये कोई ऐसी एक्यूट इमरजेंसी नहीं होती। तो पेशेंट्स इन माइल्ड सिम्टम्स के साथ अमूमन जो है आमतौर पर फिरते रहते हैं, यानी कि फिजिशियन के पास रिपोर्ट नहीं करते। तो उसमें ये होता है कि जो पीछे ब्लैडर जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर करके ऑब्स्ट्रक्शन के आगे, सामने फ्रंट पे ऑब्स्ट्रक्शन है, पीछे से कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो इसमें जो है हाइपर मोबिलिटी का और हाइपर एक्टिविटी का एलिमेंट साथ में विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है। तो इसमें यानी कि ये हो गया कि जो हाइपर एक्टिव ब्लैडर है, बट दिस इज़ बेसिकली ड्यू टू BPH एनलार्ज प्रोस्टेट। व्हेनेवर द पेशेंट रिपोर्ट्स टू अस, वी मोस्टली स्टार्ट विद अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। हमने पहले रूल आउट कर लिया कि इसको कोई और कॉज नहीं है, इज डायग्नोस्ड एज अ केस हैविंग BPH, देन वी स्टार्ट विद अल्फा ब्लॉकर्स। उसको हम यानी कि प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड के साथ, और जो हमारे पास जो IPSS स्कोर है उस पर हम उसे रखते हैं, उससे यानी कि काउंट करते हैं एवरी 2 वीक्स के बाद, फिर हम उसे दोबारा बुलाते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, इम्प्रूवमेंट को देखते हैं। लेकिन अगर तो पेशेंट के यानी कि मोस्टली जो पेशेंट जिनके माइल्ड इरिटेटिव सिम्टम्स हैं, यानी कि सम इरिटेटिव सिम्टम है, वो सिर्फ अल्फा ब्लॉकर से ही सेटल हो जा सकते हैं। जैसे इरिटेटिव है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी थी, या डिस्यूरिया था, या फिर नॉक्चूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन एट नाइट था, जो बहुत ज़्यादा बॉदरसम नहीं है, तो वो आमतौर पर अल्फा ब्लॉकर से ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर इसको इरिटेटिव सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो समटाइम फिर उसके बाद उस सूरत में हमें फिर यानी कि एंटीकोलिनर्जिक्स या बीटा-3 एगोनिस्ट जो है ऐड करने पड़ते हैं हमें। सो मैम, मूविंग टुवर्ड्स यू, अब वुमेन में भी ओवर एक्टिव ब्लीडर एक बहुत प्रेवलेंट डिजीज है, और जो माइट भी सम वुमेन को नहीं पता होता और अपने डॉक्टर को नहीं अप्रोच करती है अपने सिम्टम्स से रिगार्डिंग, बट देयर इज अ क्लिनिकल डिबेट कि
जो एंटी मस्करिनिक्स है, जैसे हम लोग अभी अपने बात कर रहे थे फार्माकोथेरेपी ऑप्शंस में कि एंटी मस्करिनिक का यूज इन वुमेन जो ओएवी से सफर कर रही हैं उसमें ज्यादा है, और अगर उनका उसका मिस यूज या ओवर यूज हो जाए तो यूरिनरी रिटेंशन जो एक टर्म हम यूज करते हैं उसका रिस्क ज्यादा क्रिएट हो जाता है जी। सो से एट द सेफर साइड आप अपने पेशेंट्स के अंदर इस चीज़ को किस तरह टैकल करती हैं और कब ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट्स को बीटा 3 एगोनिस्ट की तरफ मूव करें या इधर फर्स्टली ही उनको बीटा 3 एगोनिस्ट को स्टार्ट करें? थैंक यू हिरा। ऐसे है, हमें पेशेंट्स को रूल आउट करना होता है। फर्स्ट लाइन जैसे सर ने भी बताया कि मोस्टली ओवर एक्टिव ब्लैडर के केसेस में हम एंटी मस्करिनिक्स ही प्रेफर करते हैं, लेकिन चूंकि एंटी मस्करिनिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ऑल ओवर अब तो नॉर्मली पेशेंट्स को भी पता है, ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, डिजीनेस है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट भी अब प्रेफर नहीं करता कि हम इस तरह की ड्रग लें। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम किन स्टेजेस पे आके सोलेफेनासिन को प्रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो हमें पेशेंट में देखने होते हैं। उसमें जैसे सर ने भी अभी बताया है कि प्री वॉइड एंड पोस्ट वॉइड रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे पहले हम पेशेंट का चेक करते हैं, जो कि नॉर्मली 50 to 100 ml होता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट को बताते हैं कि आपने पहले यूरिन को रोककर और फिर यूरिन पास करने के बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है। अगर उनका रेजिडुअल वॉल्यूम अबव 100 ml है या प्रीवियसली पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि उनका यूरिन कभी रुका तो नहीं है, कभी उन्हें नाली लगवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, तो इट मीन्स कि ऐसे पेशेंट्स में रिटेंशन का रिस्क ओवरऑल पहले से ही ज़्यादा है। ठीक है, तो जिनमें ऑलरेडी रिटेंशन का रिस्क ज़्यादा है या जिनका रेजिडुअल वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी साइंटिफिकली यही प्रूवन करता है कि उनमें रिटेंशन का यूरिनरी रिटेंशन का रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें हम सोलेफेनासिन एडवाइस नहीं करते। सेकेंडली फिर हम यूरिन फ्लो रेट देख लेते हैं पेशेंट्स का। नॉर्मली 20 to 25 ml पर सेकेंड के हिसाब से होता है नॉर्मल यूरिन फ्लो रेट जो पेशेंट का होना चाहिए, लेकिन अगर यूरिन फ्लो रेट लेस देन 5 ml है या 20 ml से कम है तो उन पेशेंट्स में भी रिटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो हम देखते हैं कि हमने सोलेफेनासिन प्रेफर करनी है या नहीं करनी, या डायरेक्ट हम बीटा 3 एगोनिस्ट की तरफ चले जाएं। तो सर अगर जैसे हम बीपीएच की भी बात कर रहे थे, बीपीएच के अंदर अगर हम विद ओएवी के हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना है, सो विल यू प्रेफर द एंटी मस्करिनिक्स ओवर द बीटा 3 एगोनिस्ट या बीटा 3 एगोनिस्ट की ज़्यादा? जी उसमें ये है कि जो मसलन जिनके पहले फीमेल्स में जैसे मैम ने बताया कि उसमें तो ये है कि फिर भी समटाइम्स जो जिनमें पहले रिटेंशन की या पोस्ट वाइड उनका जिनका 150 ml से कम है और जो रिटेंशन की हिस्ट्री नहीं है, उसमें तो फिर भी एंटीकोलिनेटिक दिए जा सकते हैं। लेकिन मेल्स के अंदर जो है जो एनलार्ज प्रोस्टेट है, जिसमें पहले ही उनके एक ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट मौजूद है और हमें नज़र आ रहा है कि ये इसकी रिटेंशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो उस सूरत में फिर हम आमतौर पे जो है ना ये बीटा 3 एगोनिस्ट ही प्रेफर किया जाता है कि क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। उसमें यह है कि एंटीकोलिनर्जिक का ये है कि वो जब साइड इफेक्ट में ड्राइनेस ऑफ माउथ और कॉन्स्टिपेशन एक मोस्टली जो पेशेंट करता है। अब जो रात को ज़्यादा जिनको नोक्चूरिया है वो उन्हें कहें जी रात सोते वक्त लें, वो कहते हैं जी हमारी ड्राइनेस ऑफ माउथ। अब वो जैसे यूरिन करके आएंगे साथ ही वो एक गिलास पानी पी लेते हैं, तो वो चीज़ें उनकी जो है ना वो उस हद तक जो है ना वो नहीं होती है, यानी कि उनका मेडिसिन वर्क कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम उसका वाटर इनटेक भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू बीपीएच वी मोस्टली प्रेफर बीटा 3 एगोनिस्ट। समय से भी हम वार्निंग साइंस की बात कर रहे थे कि हम कब एंटी मस्करिनिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कब पेशेंट के अंदर में उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। सो इन कंपैरिजन टू दैट आप किस तरह के पेशेंट्स के अंदर बीटा 3 एगोनिस्ट को प्रेफर करती हैं, और आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जब आपने बीटा 3 एगोनिस्ट यूज़ करवाए हैं पेशेंट्स के अंदर, तो उसका इन कंपैरिजन टू एंटी मस्करिनिक कितनी एफिकेसी या बेहतर है, इक्वल है, और क्या एडवांटेज है पेशेंट को? देखिए हिरा, बीटा 3 एगोनिस्ट का ऑब्वियसली एफिकेसी बेहतर है एज कम्पेयर टू सोलेफेनासिन, और अगर आप गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर कि हम बीटा 3 एगोनिस्ट एज अ फर्स्ट लाइन ही स्टार्ट करें। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि सोलेफेनासिन के साइड इफ़ेक्ट्स या एंटी मस्करिनिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पेशेंट भी प्रेफर नहीं करता। लेकिन अगर हम वार्निंग साइंस पे जाएं, आपने पूछा कि किस पेशेंट में हम रिकमेंड करेंगे, जिनमें रिटेंशन का रिस्क ज़्यादा है, जिसमें डिट्रूसर मसल की अंडर एक्टिविटी ज़्यादा है, या जिनमें पेल्विक फ्लोर वीकनेस है, प्रोलैप्स के पेशेंट्स हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनमें हम एंटी मस्करिनिक सोलेफेनासिन एडवाइस नहीं करते। उनमें हम प्रेफरेबली फर्स्ट लाइन बीटा 3 एगोनिस्ट की तरफ ही जाते हैं। और जितना मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर आपको बताऊं तो ऑब्वियसली बीटा 3 एगोनिस्ट के साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हैं,
एज़ कम्पेयर टू सोलेफेनासन, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सो आई थिंक सो कि ये पॉइंट हमारी जो क्लिनिकल डिबेट है कि वेयर टू प्रिस्क्राइब एंटी मस्करिनिक्स, वेयर टू अवॉइड, और बीटा-3 एगोनिस्ट हम कहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर गेस्ट टुडे. So thank you so much for joining us in this session.